नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको रसोई में कुछ जो टिप्स है रसोई के लिए वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले कुछ रसोई का टिप्स भी और कुछ आध्यात्मिक बात भी है जो कि करना चाहिए। जैसे कि जब भी हम चावल धोते हैं तो चावल कभी भी एक बार नहीं धोना चाहिए, 2 बार चावल को धोना चाहिए। जो हम बाजार से दाल लाते हैं या घर की दाल एक बार बिना धोए डाल भी सकते हैं, क्योंकि जब जो घर में दाल बनाते हैं कई बार वो धोया जाता है और वो जो बनाया जाता है तो वो शुद्ध रहता है। पर आप बाजार की दाल अगर बिना धोए बनाती हैं तो ये काफ़ी नुकसानदेह होता है। आप इसको ज़रूर धो के बनाएं। आप इसको जब धोएंगे कुछ देर 1 मिनट ही आप उसको पानी में रख के थोड़ा उसको मसलेंगे तो उसमें पीला पीला जो पदार्थ निकलता है केमिकल डला हुआ रहता है, जो कि दाल को पीला दिखाने के लिए मिलाया जाता है और ये लंबे समय तक इस्तेमाल करने से काफ़ी नुकसान पहुंचाता है सेहत के लिए। जो घर की बनी दाल है आप उसको धोओगे तो उसका पानी थोड़ा सा धूमिल होगा, वो पीला नहीं होता है। लेकिन आप जो बाजार की दाल है उसको धो के देखिए, आप उसको 1 बार धोइए, 2 बार 3 बार, तब भी वो पीला पीला निकलता है। जब तक वो पीला निकले तब तक आप उसको धोइए, नहीं तो आपको आपके परिवार के लिए हानिकारक होता है। तो दाल को धो के बनाइए। उसी प्रकार से मैं आपको ढेर सारी टिप्स आज देने वाली हूँ। जैसे कि जब भी आप उसे तो जो तमाम लोग जानते भी हैं लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए है कि जब हम पालक उबालते हैं या पालक पनीर बनाने के लिए या कुछ भी पालक का जो बनाने के लिए हम उबालते हैं तो जो उसका उबला हुआ पानी होता है उसको फेंके ना, हम उसमें ही खाने में ही इस्तेमाल करें उसका। जैसे हम मटर उबालते हैं या चना उबालते हैं तो उसका पानी जो होता है वो उसी में इस्तेमाल करें, अलग से पानी न डालें। उसमें जो उसका पौष्टिक तत्व रहता है वो भी बना रहता है और स्वाद भी बढ़ जाता है। आप ऐसा ज़रूर करें। जो भी चना वगैरह आप उबालने के लिए, चना मटर जो भी उबालने के लिए रखें अच्छी तरीके से साफ कर लें और उसका पानी ज़रूर उसी खाने में ही इस्तेमाल करें। आलू वगैरह जो वो उबालते हैं उसका पानी ज़रूर फेंक दें या न फेंके तो कोई बात नहीं, लेकिन चना मटर और पालक इन सब सब्जियों का जो पानी होता है वो उसी पानी से आप सब्जी बनाइए। उसी प्रकार से ये आध्यात्मिक उपाय है कि जब हम आटा सान के जो रोटी बनाते हैं, आटा गूंथने के बाद तो जो पैथन बचता है, बचा हुआ सूखा आटा, उसको हम कभी भी उसी आटे के बर्तन में न डालें जिसमें हम ढेर सारा आटा रखा गया है, उसमें नहीं डालना चाहिए। या पैथन को कभी भी चौका पर रख के ढकना नहीं चाहिए, इससे दरिद्रता आती है, घर में धन की कमी होती है। चौका पर पैथन रखने से और टीना में पैथन डालने से अशुद्धता हो जाता है, क्योंकि जब हम रोटी बनाने लगते हैं तो कभी कभी खाना परसते हैं तो उसमें पैथन में कभी चावल या दाल का छींटा या कुछ सब्जी या नमक कुछ भी गिर जाता है तो वो जो आटा है, बचा हुआ आटा, वो जो आटा का जो भंडारण है या 10-20 किलो जो भी आटा रखा है टीना में या किसी भी बर्तन में तो उसमें नहीं डालना चाहिए। आप उसके लिए एक छोटा स्टील का डिब्बा इस्तेमाल करिए, उस पैथन को आप उसमें रख दीजिए। जब दोबारा आप आटा साने तो उस पैथन को मिला के आटा सान लें। कभी भी चौका पर या तो बड़ा जो बर्तन है आटा का उसमें नहीं रखना चाहिए। कभी भी हम जैसे सीधा वगैरह निकालते हैं दान देने के लिए तो हम उसी टीना में से या डिब्बे में से निकाल के देते हैं तो वो आटा अशुद्ध माना जाता है। आटा वो पूर्णतः शुद्ध रहे उस पैथन को इसलिए अलग डिब्बे में रखिए। उसी प्रकार से जो भी आपके घर में कहीं भी नल नहीं टपकना चाहिए, जैसे कि नल टपकता रहता है या कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि नल आ रहा है तो पानी भर गया तो उसमें टोंटी नहीं है तो अपना बिंदास पानी बह रहा है, कोई मतलब नहीं, चलो पानी हमारा भर गया, बह रहा है तो बहने दो। इससे आपका भी नुकसान होता है, धन की हानि होती है। व्यर्थ का जो जल बहता है इससे धन की हानि होती है और जल भी जो बहता है ये भी नहीं बहना चाहिए, उसको बंद कर दीजिए, किसी और के काम में आ जाएगा वो जल। और नहीं तो जल संचित रहता है पृथ्वी में, धरती में, जहाँ भी रहता है, इसको गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी धन की ही हानि होती है। कभी भी नल जैसे टपक रहे हैं, जैसे आपका रसोई का नल है टपक रहा है तो उसको बनवा लीजिए, और कहीं का भी घर का तो उसको ज़रूर बनवा के रखिए। उसी तरीके से जैसे कि बड़े लोग हैं, माताएं बहनें, वो जानती हैं
कि जब भी कोई मेहमान आते हैं तो रसोई से संबंधित ही, रसोई से ही पूरा घर चलता है। जब भी कोई मेहमान आते हैं तो जब भी हम उनको, बच्चियां हैं, बच्चे जब भी बोल दो भाई उनको चाय दे दो या पानी दे दो, तो पूरा गिलास को छलकते हुए पानी भर के दे आते हैं। तो उन बच्चियों को समझाना चाहिए, जो माता पिता हैं, थोड़ा सा खाली करके। जब भी ट्रे वगैरह में पानी या चाय या कुछ भी पेय पदार्थ देते हैं तो कभी भी जैसे ले जाते समय मान लीजिए कि ट्रे में छलक गया तो उसको दोबारा से साफ करके तब देना चाहिए। सभ्यता है ये। बच्चे लोग छलक गया तो मम्मी डांटेंगे करके तब भी जाके दे आते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी हमारे यहाँ मेहमान आए घर में तो ठीक है, जैसे घर में खाना खाते हैं तो हम उनको किसी प्रकार से भी खाना, तुरंत रोटी बनाए सेक के दिए जाते हैं। जब कोई मेहमान आए तो जब भी हम उनको खाना दें, जैसे गेहूं की रोटी वगैरह बनाते हैं तो पहले हम रोटी वगैरह में घी लगा के उसको मोड़ के 4 परत जैसे मोड़ते हैं पराठा के आकार का, वैसे या 2 परत का ही मोड़ के ही देना चाहिए। रोटी को ऐसे पूरा खुला नहीं देना चाहिए, घी वगैरह लगा के रोटी आप दें। सब्जी, सलाद, जो भी दही, रायता सब दें। तो एक साथ में चावल भी नहीं देना चाहिए। रोटी खा लें जब तो चावल अलग प्लेट से दे देना चाहिए। जब भी कोई दाल मांगे, घर में तो आप कैसे भी दे लो कर लो, जब भी कोई दाल मांगे, या बच्चियां जो ससुराल जाती हैं तो वो भी इस बातों को सीख लें, जान लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कि मान लो पहले आप दाल दिए तो दाल में घी दिए। जो घी खाते हैं, आजकल तो बहुत कम ही घी खाते हैं, जो घी खाते हैं, जो पसंद करते हैं, तो पहली बार आप घी दिए तो दोबारा जैसे दाल मांगते हैं तो फिर उनको दाल में घी डाल के देना चाहिए। ऐसा न करने से कई लोग इसका शिकायत भी करते हैं, कई लोग कि भाई हम वहाँ गए थे और दाल मांगे थे, दोबारा दाल भर दे दिए, घी नहीं दिए। तो ये सब शिकायत में आ जाता है। ये सब थोड़ी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जो भी स्त्रियां, बच्चियां, जो भी बहनें गर्भवती हैं, उनको क्या है, आयरन की कमी हो जाती है। तो आजकल तो लोहे की जो कढ़ाई होती है उसमें सब्जियां नहीं बनाते, कुछ तो काली भी हो जाती है और उसको धोने में ज़्यादा दिक्कत होती है। आजकल ये सब जो पाउडर वगैरह आते हैं इन्हीं से धो लेते हैं, तो थोड़ा धोने के लिए भी रहता है दिक्कत, इसलिए लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन लोहे के कढ़ाई में विशेषतः जो हरी सब्जियां आती हैं, पत्ते वाली या कोई भी सब्जी हो, लोहे की कढ़ाई में अगर बनाएं तो जिनके अंदर आयरन की कमी होती है वो दूर हो जाता है। पहले ज़माने में लोहे की कढ़ाई में ही सब्जियां बनाते थे, काली भली हो जाए लेकिन उसमें स्वाद बढ़ जाता है। तो जो माताएं बहनें जो गर्भवती हैं तो आयरन की गोली खाती हैं, उनको डॉक्टर आयरन की गोली खाने के लिए बोलते हैं, तो आयरन की गोली ना खाना पड़े इसलिए आप लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाइए पत्ते वाली, अपने घर वालों को भी खिलाइए। ऐसे बैगन वगैरह की सब्जी जो बनाते हैं आजकल जाड़ा में रसे वाली, तो आप उसमें बना कर देखिए, थोड़ा सा काला जरूर हो जाएगा पर उसमें बहुत स्वाद बढ़ जाता है। आप इसको बना कर देखिए। और लोहे की कढ़ाई आपके यहाँ नहीं है तो जरूर लाइए, और इसमें जाड़े में कम से कम सारी सब्जियां आप बनाइए। कटहल वटहल की सब्जी ऐसे गर्मी में बनाते हैं तो काफी काली हो जाती है, लेकिन स्वाद में कोई कमी नहीं होता, स्वाद वैसे ही रहता है। तो लोहे की कढ़ाई में आप सब्जी जरूर बनाइए। जो गर्भवती माताएं हैं उनके लिए भी, और घर वाले भी इसको खाएं तो काफी स्वास्थ्य लाभ होता है, आयरन की जो कमी है वो दूर हो जाती है। इसी प्रकार से भी ठंड चल रहा है तो ठंड में बाजरे की रोटी और मक्के की रोटी ज़्यादा लोग बनाते हैं, पसंद करते हैं। तो मक्के की रोटी ज़्यादा पंजाब में ज़्यादा खाते हैं, बाकी अब हर जगह खाने लगे हैं। बाजरे की रोटी उत्तर प्रदेश और इधर बिहार तरफ ज़्यादा खाते हैं, और जो बाहर रह रहे हैं वो खाते हैं, तो जहाँ रह रहे हैं वहाँ भी बनाते हैं, आसपास वालों को बताते हैं हाँ भाई ये रोटियाँ बनती हैं, वो खाना चाहिए। तो रोटी बनाने में दिक्कत, पहले के जो बड़े लोग थे बड़े आसानी से बना लेते थे, मोटी रोटी रहती है, लेकिन आजकल उसको नहीं बना पाते, थोड़ा मोटा रहता है आटा, तो उसके लिए जो रोटियां टूट जाती हैं बनाते समय, या हाथ से बढ़ा के बनाते हैं वो नहीं बना पाते। तो इस रोटी को बेल की भी बना सकें आप आराम से। तो जैसे आप आधा किलो मक्का है, मक्के का आटा, तो उस हिसाब से ऐसे मान लो आप 1 पाव मक्के का आटा है आपके पास, तो उसमें 50 से 75 ग्राम तक उसमें गेहूं का आटा मिला दीजिए। इसे 1 पाव है तो 1 मुट्ठी 1.5 मुट्ठी आप, या दाल की जो छोटी करछुल होती है 1 करछुल, उसमें गेहूं का आटा मिला के अच्छी तरह सूखा आटा मिला लीजिए। उसके बाद उसको अच्छी तरह से गूंथ लीजिए और उसको बेल के बनाइए। तो थोड़ा बहुत किनारे किनारे फटेगी, जो पूरा फट जाती है या जो पूरा
बनाते नहीं बनता है, बहुत मोटा रोटी बनाते हैं, वैसा नहीं करना पड़ेगा। एकदम सामान्य सी गेहूं की रोटी जैसे बनती है उससे थोड़ा सा मोटा बनेगा, लेकिन आप अपने घर वालों का दिल जरूर जीतेंगी और बहुत ही अच्छा लगेगा। आप मक्के की रोटी ऐसे बनाइए और बाजरे की रोटी भी आप ऐसे ही सरलतापूर्वक बनाइए। मान लीजिए बाजरे का आटा आधा किलो है या आप 1 पाव बनाना चाहती हैं तो उसमें भी 1 मुट्ठी या 1.5 मुट्ठी गेहूं का आटा मिला के सूखा पहले आप मिला लीजिए, फिर उसको सान के गूंथ के और पतली पतली बेल के रोटियां बना सकती हैं। जैसे कि हाथ से कई बच्चियां जो आजकल की हों हाथ से नहीं बना पाती तो इसको आसानी से पैथन ज़्यादा रखिए, चकले पर जहां आप रोटी बेला रहे हैं थोड़ा पैथन ज़्यादा कर दीजिए, पतली पतली सी रोटियां बनेंगी और गर्मा गर्म ठंड के मौसम में आप रोटियां बनाइए और खाइए, ये बहुत ही फायदेमंद होता है। तो रोटी अच्छी तरह से आप बना लोगे। तो जैसे कि कम पानी, यानी जो कोई पानी डाल के सब्जियां नहीं पसंद करते हैं और तेल भी नहीं डालना चाहते हैं तो आप गैस को बहुत ही कम कर दीजिए। वैसे जो आजकल की जो सब्जियां हैं ठंड की सब्जियां, ये बिना पानी और बिना तेल के आसानी से पक जाती हैं। जैसे आप बैगन की सब्जी बनाना चाहते थोड़ा सा पानी डाल के जैसे बनाते हैं तो वो भी ठीक रहता है, ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए। तो आँच को, गैस की जो आँच है बिल्कुल ही कम करिए। जैसे कि बच्चियां हैं उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो बाकी खाना बनाती हैं वो तो जानती हैं। जैसे मान लीजिए बैगन की सब्जी छौंके आप, या पत्ता गोभी या फूल गोभी या कोई भी सब्जी, तो जैसे आप तड़का दे दिए, सब्जी को डाल दीजिए तो गैस को तुरंत कम कर दें 1 या 2 मिनट के लिए और सब्जी को ढक दें और सब्जी में नमक डाल दें। तो नमक डालने से भी पानी छोड़ता है सब्जी, और अगर आप चाहें तो आप बिना पानी के सब्जी पका सकती हैं थोड़ा सा तेल डाल के। लेकिन पानी 1 कप या आधी गिलास इसलिए डालते हैं कि जो मसाले होते हैं वो अंदर तक मिल जाते हैं, नहीं तो ऊपर ही ऊपर रह जाते हैं। फिर आजकल के जो टमाटर वगैरह हैं इनको जैसे आलू थोड़ा सा पक गया तो टमाटर भी डाल दें तो उससे भी पक जाता है, इसमें पानी और तेल दोनों कम लगता है। तो इस तरीके से, जैसे कि अब बच्चियां हैं तो तेज आंच करके फिर बोलते हैं मम्मी ये तो जल रहा है, इसमें पानी या तेल ज़्यादा डालना ही पड़ेगा। तो उनको ऐसा बताएं कि आंच कम कर दो सब्जी छौंकने के बाद, उसमें हल्का सा नमक मिला के ढक दो 2 या 3 मिनट, उसके बाद चला दो तो पानी छोड़ देता है। बिना पानी और बिना ज़्यादा तेल के सब्जी आसानी से पक जाती है। पर आजकल जो रोटियां हैं जो बाजरी उजरी जैसे बताई होते, थोड़ा हल्की रसी सब्जी से खाने में अच्छा आता है। उसी तरह से जैसे कि प्याज आप काट लें तो प्याज काटने के बाद तुरंत उसको ढक के रखिए। अगर प्याज खुली रहती है तो पूरे घर में उसका गंध समा जाता है। प्याज को काट के और ढक के रखिए। उसी तरीके से जब हम गैस सिलेंडर को मंगवाते हैं तो सीधे ही मंगवा के रसोई में नहीं लगाना चाहिए। कई बार देखने में आया है गैस सिलेंडर जो लाते हैं तो गली में उसको गाड़ी से उतार देंगे, उसको पाँव से, चप्पल पहने रहते हैं, पाँव से मारते हुए पूरे गली से उस घर तक लाते हैं जहां उनको देना रहता है। गलियों में काफ़ी गंदगी रहती है, इधर उधर की, पाँव से मार के लाते हैं, उसको सीधे रसोई में लगाना उचित नहीं होता है। इसलिए जब भी आप गैस सिलेंडर रसोई में लगाएं उसको अच्छी तरह से आंगन वगैरह में या जहाँ पानी आप इस्तेमाल करते हैं, बर्तन वगैरह धोते हैं, वहाँ पर रखिए और उसको एक अच्छे कपड़े से निरमा लगा के थोड़ा सा अच्छे से उसको रगड़ के ऊपर नीचे, उसके नीचे वाले भाग को भी काफ़ी गंदा रहता है, उसको अच्छी तरीके से धो के पोंछ लें। उसके बाद उसको खोल के अच्छी तरीके से लगाएं और ऐसे ही लगा देने से काफ़ी अशुद्धता होता है। जिन घरों में लहसुन प्याज तक नहीं खाते इसको हम चूल्हा ही मानते हैं, उस घर में इसी तरीके से सीधे ले आकर लगा दो, काफ़ी गंदगी रहता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी आप सिलेंडर लगाएं उसको अच्छी तरीके से धो के पोंछ के तब लगाएं। जैसे कि कभी कभी सिलेंडर लगाने के बाद हम ये भूल जाते हैं कि ये गैस कब तक चलेगी या कब ख़त्म हो जाएगी, तो इससे आपको जानकारी मिलेगी कि आप जब भी सिलेंडर लगाएं तो जो मार्कर पेन वगैरह आती है, या मार्कर पेन नहीं तो आप किसी भी पेन से किसी कागज़ में लिख के और किसी भी चीज़ से उस गैस पर चिपका दें कि ये गैस आप इतने तारीख को लगाई हैं। तो अगले आपको मालूम रहेगा कि आपका गैस इतने तारीख तक चला, और इतने तारीख तक जब एक बार आपको पता चल जाएगा कि आपका गैस इतने तारीख तक चला, तो अगले जब भी आप गैस लगाओगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ हम इतने दिन हो गया, 1.5 महीने या इतने महीने हो गया है, हमारी गैस खत्म होने वाली है। तो आप पहले से उसकी व्यवस्था बना के रखें, ये काफ़ी सहूलियत हो जाएगी आपके लिए। उसी तरीके से जब भी मूली, गाजर या जब भी कोई सलाद की चीज़ें आती, कभी कभी
माताएं बहनें मूली को अच्छी तरह से धो लेती हैं, उसको छीलती नहीं हैं। तो मूली को बिना छीले किसी तरीके से खाना नहीं चाहिए, सलाद वगैरह भी नहीं बनाना चाहिए। गाजर को जैसे कि हम वो बनाते हैं, हलवा गाजर का बनाते हैं, ऐसे ही बच्चे खाने लगते हैं। तो गाजर को भी पहले तो अच्छी तरह से आप धो लीजिए, कि कितना भी देखने में साफ दिखता है पर काफ़ी धूल मिट्टी से गुजर के वो आता है बाजार से। तो अच्छी तरीके से धो लीजिए, फिर उसको छील लीजिए। बिना छीले गाजर या मूली या कोई भी जो सलाद वगैरह बनाते हैं तो नहीं खाना चाहिए। छीलने के बाद उसको अच्छी तरीके से धो के तभी ही खाइए और सलाद वगैरह बनाइए। सलाद जब भी बनाइए, जैसे कि खाना खाने बैठ गए हैं, जो भी खाना माताएं बहनें बनाती हैं उनका सहयोग भी करना चाहिए कि जैसे रोटी वगैरह बना रही हैं कुछ भी, तो कोई एक दूसरा व्यक्ति सलाद को अच्छी तरीके से काट के सजा के परोस दे। कि सलाद को बहुत ज़्यादा देर से काट के नहीं रखना चाहिए, ज़्यादा देर का कटा हुआ सलाद नहीं खाना चाहिए, सभी जानते हैं। पर जो माताएं खाना बनाती हैं उनका सहयोग भी करना चाहिए। जो रसोई में खाना बना रहा है वो दौड़ दौड़ के खाना परोस भी नहीं सकता, परेशान हो जाता है, तो घर में सहयोग करना चाहिए। जो खाना बनाता है उनका परोसने में सहयोग जरूर करना चाहिए। उसी तरीके से जैसे मैं पिछले एपिसोड में बताई हूँ कि चावल न गिरे इसके लिए स्टील की चलनी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसा ही जैसे कि जो कुकर गरम बनाते हैं तो नहीं बनाना चाहिए। सब जो गंजी गरम चावल बनाते हैं तो किसी भी जैसे थाली में, आप जब भी ये नियम है, आप थाली में चावल धोते हो तो काफ़ी गिरने का, चावल जो गिरता है काफ़ी गिरने का उसमें संभावना रहता है। तो मेरा ये मानना है कि आप जैसे गंजी गरम चावल बनाते हो तो आप उसी बर्तन में चावल को धो लो जिस बर्तन में आपको चावल को पकाना है। उसी बर्तन में चावल को धो के रख लो, न कि आप थाली में चावल धोने के बाद जैसे चलनी वगैरह बताई हूँ छानने के लिए छान सकते हैं। नहीं तो अब जैसे गंजी गरम चावल धोते भी हैं तो चावल कम गिरता है धोते समय जब आप पानी अलग करते हैं तो और जैसे कि पानी आप किसी दूसरे बर्तन में उबाल लीजिए, एक दूसरे गंजी में बर्तन उबाल के जिस गंजी में आप चावल पका रहे हो उसी में धो के दूसरे बर्तन में पानी उबाल के आप उस गंजी में डाल दीजिए। आपका एक भी चावल जमीन पर नहीं गिरेगा। और आप जो चावल धोने के बाद आपको जो डालना पड़ता है, मिनट 2 मिनट जो भी लगता है, फिर भी इधर उधर चावल गिरता है, उस थाली में भी लगा रहता है या उस बर्तन में भी लगा रहता है, वो भी नाली में जाता है। तो इससे भी आप बच जाओगे। जिस बर्तन में आप चावल पकाओ उसी बर्तन में धो के किसी दूसरे बर्तन में पानी उबाल के उस बर्तन में डाल के आप अच्छी तरह से चावल बना सकते हो। जैसे कि जब भी हम बाजार से फल लाते हैं, कोई भी महीना हो, जैसे कि ये तरबूज वगैरह गर्मियों में जब हम लाते हैं कोई भी फल, तो सीधे हम फ्रिज में रखते हैं ज़्यादा दिन के लिए चलने के लिए। तो ऐसा करना भी चाहिए। तो मैं आपको एक जानकारी देना चाहती हूँ, जैसे आप तरबूज वगैरह गर्मियों में जब लाते हैं काफ़ी वो गर्म रहता है, तो आम हुआ या तरबूज हुआ, खरबूजा हुआ या कोई भी जो फल होते हैं, सेब, अंगूर, कुछ भी फल, तो काफ़ी गर्म रहते हैं बाजार से जब हम लाते हैं। इनका जो ताप है वो फ्रिज में रखने से ठंडा जरूर हो जाता है पर उसका ताप बाहर नहीं निकलता। पहले जो बड़े लोग, सयाने लोग थे, जब आम जब पाल में डालते थे पकाने के लिए, उसके बाद उसको जब खाते थे तो कम से कम 3 से 4 घंटा तक बाल्टी में भिगो के ठंडे पानी में रखते थे, उसके बाद ही खाते थे। तभी उसका जो गर्म ताप है वो निकलता था। जैसे कि आम को हम पाल से ले आया, हम जैसे बाजार से ले आया, उसको फ्रिज में रख दो तो ठंडा जरूर हो जाएगा पर उसका वो ताप नहीं निकलेगा और उस फल को खाने से शरीर को हानि पहुंचती है। तो इसलिए जब भी आप बाजार से फल लाएं, गर्मियों में चाहे जब भी, तो पहले आप उसको बाहर रखिए और एक किसी पानी में भी डाल सकते हैं। पानी में डाल देंगे आधा घंटा 1 घंटा के, तब भी उसका ताप निकल जाता है। और नहीं तो कोई भी सूती कपड़ा भिगो के, जैसे कि आप तरबूज वगैरह लाते हैं तो उसमें आप सूती कपड़ा को भिगो के किसी बर्तन में, थाली वगैरह में उस फल को रख के उसको ढक दीजिए, किसी पंखा उंखा के सामने रख दीजिए जहाँ हवा लगे, तो उसका ताप निकल जाएगा, वो एकदम जो गर्मी रहती है। फिर आप उसको फ्रिज में रख सकते हैं। जब भी आप फ्रिज में फल रखते हैं तो आप तुरंत उसको निकाल के न खाएं। कम से कम 1 घंटे तक उस फल को, सेब हो या अंगूर हो या कोई भी फल हो, तो 1 घंटे तक आप उसको बाहर निकाल के रख दें, पानी में डाल दें। सेब वगैरह कोई भी फल हो, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद आप उसको खाइए, तुरंत फ्रिज से निकाल के कोई भी फल वगैरह नहीं खाना चाहिए। और जो खाना जो बनाती हैं माताएं बहनें, तो ये आजकल का फैशन हो गया है कि खाना बनाएं और फ्रिज में रख दो।
इससे क्या होता है, जब खाना बनाए और फ्रिज में रखे, सबसे पहले तो उसका स्वाद बिगड़ जाता है। गर्मियों में रखते हैं पर उसका स्वाद बिगड़ जाता है, पहली बात। दूसरी बात, खाना निकालने के बाद कोई ठंडा खाना तो खाता नहीं, उसको गर्म करके खाते हैं, तो ये काफ़ी हानिकारक हो जाता है। आप ध्यान दोगे तो बच्चों को या बड़ों को, जो भी खाना फ्रिज से निकाल के खाते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक ये क्रिया को करते रहते हैं तो उनके शरीर में जगह जगह गोला गोला गुट्ठी पड़ जाता है। ये काफ़ी हानिकारक होता है। तो ये फ्रिज के खाने को निकाल के गर्म करके जो खाया जाता है, उन्हीं के शरीर में ऐसा चीज़ पाया जाता है। आप इन चीज़ों को ध्यान दोगे तो आप इसको पाओगे कि ऐसा हो रहा है, पर हम लोग इसका ध्यान नहीं देते, इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। इसीलिए जैसे हम सुबह खाना बनाएं तो आप उतना ही खाना बनाइए कि सुबह या दोपहर तक खत्म हो जाए। शाम को जो खाना बनाएं तो शाम को खत्म हो जाए, या अभी ठंड है तो ठंड में जैसे बचे तो आप उसको सुबह खा भी सकते हैं जल्दी। लेकिन फ्रिज में जैसे कि सुबह खाना बनाया दोपहर में तो उसको फ्रिज में रखे और फिर गर्म करके खाएं। गर्म करके खाना कभी न खाएं, फ्रिज में रखा हुआ खाना भी कभी न खाएं। ये काफ़ी कई प्रकार से हानिकारक होता है। और ठंडा भी खाना खाते हैं तब भी हानिकारक होता है, जो जोड़ों का दर्द वगैरह उसी से होता है, ठंडा से कोई नहीं खाता है। फ्रिज में रखा हुआ खाना गर्म करके खाने से शरीर में काफ़ी गुठलियाँ पड़ती हैं, बच्चों को भी, बड़ों को भी, बूढ़ों को भी काफ़ी नुकसानदायक होता है। इसका स्वाद भी बिगड़ जाता है। खाना उतना ही बनाइए जितना एक टाइम में ख़त्म हो जाए। उसी प्रकार से जो गृहिणियाँ खाना बनाती हैं तो कभी कभी किसी किसी घर में सुनने को आता है कि कहीं सब्जी कम पड़ गई, सबको तो खिला देंगे, खुद के लिए कम पड़ जाता है, कभी दाल कम पड़ गई या कभी 2 रोटी ही बची। तो ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये अलक्ष्मी का ये आवाहन होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी रसोई में खाना बनाएं तो रोटी, 2 रोटी या कुछ सब्जी, यह नियम है कि रसोई में खाना सबके खाने के बाद एक जन के लिए खाना बचना ही चाहिए, और अगर नहीं बचता है तो कम नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। जब भी खाना खाए तो खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए। वैसे तो भले ही दिन भर कोई किसी से ना बात करे, लेकिन जब खाना खाने एक साथ बैठते हैं या कोई दूर भी रहता है तो दुनिया भर की बातें याद आती हैं, उसी समय बात करते हैं। खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए। उसी तरीके से मैं जो रसोई के लिए ही ये टिप्स बता रही हूँ, जो भी माताएं बहनें मक्खन या मलाई को उबाल के उसका घी बनाती हैं तो ये वो जानती भी हैं, पहले की माताएं बहनें, जो आज की बच्चियां हैं तो नहीं जानती होंगी। तो माताएं उनको बताएं कि रविवार, मंगलवार और गुरुवार के दिन मक्खन या मलाई को उबाल के उसका घी नहीं निकाला जाता है और बाकी दिनों में निकाला जाता है। उसी प्रकार से जैसे कि हम जो भी सब्जियां छीलते हैं, काटते हैं, या फल को छीलते काटते हैं, या जो भी आटे में या किसी चीज़ में जो दाल वगैरह बनाते हैं घर में जो भी, तो उसमें भूसी निकलती है। इन सब चीज़ों को कहीं कचड़े में न फेंक के एक डलिया में इकट्ठा करके अपने घर के सामने साफ जगह रख दें तो गाय आके खा लेती है। इससे भी काफ़ी देने वाले को भी पुण्य मिलता है और जो कचरा है वो आपको ज़्यादा दूर फेंकने भी नहीं जाना पड़ता है। तो ऐसा एक नियम बना लीजिए कि जो भी, जैसे कि सर्दियों के मौसम में काफ़ी मटर वगैरह जो भी सब्जियां, गोभी के जो छिलके होते हैं वो सब निकलते हैं, तो इनको कचड़े में डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप इसको एक डलिया में अलग से रख लें, भूसी और छिलका वगैरह फल वगैरह का, या जो काम करने आती है उनको बोल दें कि भाई इनको दरवाजे के बाहर रख दो, गाय आएगी तो खा लेगी। तो एक बार गाय उसको जान जाएगी कि यहाँ छिलका रखा था तो आके खा लेती हैं। ऐसा करना चाहिए। जैसे कि रसोई में जब हम खाना बनाते हैं तो जिस करछुल से या करछी से दाल निकालते हैं या चावल या सब्जी या घी निकालते हैं चम्मच से, तो हम उसको ध्यान नहीं दे पाते, कभी कभार खुले में रख देते हैं तो उस पर मक्खियाँ या मच्छर या कोई भी ऐसे उड़ते हुए कोई भी जंतु या जीव उस पर बैठते हैं। अधिकतर गर्मियों में मक्खियाँ बैठती हैं। या हम जब रोटी बनाते हैं तो जो आटा रहता है उस पर भी मक्खियाँ आके बैठ जाती हैं। या हम जब सब्जी काट के रखते हैं उस पर भी आप देखोगे ध्यान से तो मक्खियाँ बैठ जाती हैं। तो इनको थोड़ा सूक्ष्मता से इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप सब्जी काटें धो के अच्छे से छील के, तो सब्जी काट के तुरंत ढक दें। जैसे मान लीजिए आप देख रहे हो तब नहीं आपको पता लगा, आप रख दिए तो उस पर मक्खियाँ बैठती हैं, गंदा करती हैं, तो इससे भी बीमारियाँ फैलती हैं जो कि हम जान नहीं पाते।
जब भी हम रोटी बनाते हैं तो आप ध्यान दें, गर्मियों में तो उस पर मक्खियाँ बैठती हैं, तो रोटी बनाते समय आप आटा को ढके रहें। और जो रोटी बनाती भी हैं, जो उसका छोटा छोटा लोई बनाती हैं, उस पर भी बैठ जाती हैं, तो आप ऐसा व्यवस्था रखें, कोई साफ कपड़ा या कोई थाली बड़ा बर्तन रहे उसे ढक के बनाएं। जैसे मैं आपको लिए करछुल के लिए बता रही हूँ, तो अधिकतर मैं देखी हूँ कि चावल वगैरह निकाल तो करछुल को बाहर रख दिए, तो मक्खियाँ तो बैठती ही हैं। कभी आप ध्यान दीजिए तो किचन में चूहा जरूर होते हैं, छोटे छोटे या बड़े भी चूहा आते हैं, रात को दिन में भी आते हैं। तो मान लीजिए कि जैसे कि आप खाना बनाए और जैसे बच्चे स्कूल वगैरह से 4 बजे आते हैं, तो वही करछुल पड़ी रहती है, तो चूहा आके उसके जो चावल वगैरह लगे रहते हैं, सब्जी जो लगी रहती है, उसको खाते हैं, जूठा कर देते हैं और माताओं बहनों को पता भी नहीं चलता है। उसी करछुल से हम सब्जी या चावल या घी या दाल निकाल के घर के बच्चों को या बड़ों को किसी को भी देते हैं, तो ये बीमारियां होती जाती हैं, कुछ भी हमको पता नहीं चलता है। तो जब भी आप इन करछुलों से या जो भी इस्तेमाल करते हैं बर्तन, आप सब्जी वगैरह निकालें, दाल निकालें, तो एक आप बर्तन अलग से रख लें, जैसे कोई गंजी वगैरह है उसमें आप उसको डाल दें, करछुल को, जो भी जितनी भी करछुल हैं, एक किसी गंजी में डाल के और किसी बर्तन से उसको ढक दें। उस पर कोई वजनी सामान रख लें, जैसे आप दोपहर में आप सोने चले गए तो उसको चूहा हटा के ना खाए, उसको जूठा ना करे आपके बिना देखे। नहीं आप देख रहे हो, आप जूठा कर दिया, फिर बच्चों को उससे निकाल के दे रहे, तो छोटी मोटी सावधानियां आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब हो रहा है और आपको पता नहीं लगता है। मक्खियों से विशेषकर इन बर्तनों को बचा के रखें। किचन से ही सारे घर का संचालन होता है, वो किचन से ही होता है, खाने पीने से ही होता है। और खाना कोई 1 या 2 व्यक्ति ही बनाते हैं पूरे घर के लिए, तो उनको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। विशेषकर जो बच्चे हैं या बीमार हैं या बूढ़े हैं, उनके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ता है इन अशुद्धताओं का। इनको अशुद्ध ही बोला जाता है कि मक्खियाँ बैठी या चूहा जूठा कर दिया बर्तनों को, या आप रोटी बना रहे हैं, आटा रख दी तो आटा को चूहा गंदा कर दिया। इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, इनसे बचाव करना चाहिए। रसोई में कभी भी गैस चूल्हा और पानी की टंकी एक लाइन में, यानी कि एक सामने नहीं होना चाहिए, लगा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे आपकी पूर्व की तरफ आप गैस रखे हो, गैस चूल्हा, तो पश्चिम की तरफ पानी, यानी दिशा परिवर्तन होना चाहिए, दूर होना चाहिए। गैस का चूल्हा और पानी मतलब सहूलियत के लिए माताएं एक साथ में रख लेती हैं कि चलो वहाँ से कौन निकाले, पास में रख लेते हैं, तो इससे घर में अशांति फैलती है, दोष होता है। तो पानी और गैस का चूल्हा अलग अलग दिशा में होना चाहिए। उसी प्रकार से कभी कभी किसी किसी घरों में देखा गया है, जिस हम बड़े टंकी में स्टील को वगैरह या किसी भी जो पीतल के बर्तन होते हैं उसमें पानी भरते हैं, तो जैसे कि पानी रात का ज़्यादा बचा हुआ है तो हम उसको बिना गिराए उसी में और भर लेते हैं या उसी पानी को इस्तेमाल करते हैं दूसरे दिन भी। तो मान लीजिए कभी कभार नल वगैरह नहीं आए तो चलो 1 आध दिन ठीक है, लेकिन उसी पानी में दूसरा पानी न भर के उस पूरे पानी को गिरा दें या किसी और बर्तन में रख लें और दूसरे काम के लिए, और ताज़ा अच्छे, जैसे सब बाकी बर्तन धुलते हैं वैसे पानी का भी बर्तन को रोज धुलना चाहिए और रोज ताज़ा पानी भरना चाहिए। रसोई में कोई भी बर्तन टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, ये सब भी अशुभ माना जाता है। वैसे एक टिप्स और मैं आपको देती हूँ, जैसे कि जब आप गाजर ले आते हो बाजार से, तो कभी कभी आप देखते होगे कि गाजर को जब आप काटो तो गाजर एक ही कलर का होता है, थोड़ा बहुत उसमें अंदर पीला भाग होता है, थोड़ा बहुत, वो नुकसानदेह नहीं होता है। लेकिन कभी कभार आप ध्यान दिए होंगे कि गाजर को जब आप लाते हो तो कोई कोई गाजर ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा ऊपर का कुछ परत तो ऑरेंज कलर का होता है, बाकी पीला कलर का होता है, मोटा। तो आप कभी भी उस पीले गाजर को रेत के कभी भी हलवा मत बनाइए, कभी भी सलाद मत बनाइए, कभी भी बच्चों को खाने के लिए कच्चा मत दीजिए, वो बहुत काफ़ी गरिष्ठ होता है और नुकसानदायक होता है। तो जैसे आप गाजर जैसे खरीदते हो तो उस समय तो पता नहीं चलता है, उसको काटने पर ही पता चलता है। जो गाजर के तो जड़ तरफ है मोटा वाला भाग, वहाँ पर वो काफ़ी मोटा रहता है, वो पीला वाला भाग वो काफ़ी गरिष्ठ होता है। तो जैसे कि माताएं लाती हैं कि चलो गाजर ले आए हैं तो उसको पूरा रेत का हलवा बना देती हैं, तो पहली बात तो बेस्वाद रहता है, उसमें कोई स्वाद भी नहीं रहता ज़्यादा, और वो काफ़ी गरिष्ठ होता है पेट के लिए। अगर लगातार आप उस हलवा को या इसका सलाद बना के या कच्चा गाजर खाइए तो
काफ़ी पेट में दिक्कतें आने लगती हैं। तो आप ऐसा आगे कभी मत करना। उस जो गाजर का जो पीला वाला भाग है उसका कभी भी हलवा वगैरह और सलाद वगैरह नहीं बनाना, ये काफ़ी गरिष्ठ माना जाता है। जब भी आप घर में या किसी को बाहर से मेहमान आए हैं तो आप चाय, कॉफ़ी या पानी या दूध पीने के लिए रात में या दिन में कभी भी दें। तो मान लीजिए वो कंघी कर रहे हैं या कोई कपड़ा पहन रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो आप उस पेय पदार्थ को ढक जरूर दें। ये सभ्यता में आता है। उनको देकर बता दें कि आपके लिए चाय, कॉफ़ी या दूध या पानी जो भी है ये रख दिए हैं, आप इसको ले लेना। तो जब भी वो फुर्सत पाएंगे वो ले लेंगे। खुला रखने से कभी भी उसमें मक्खी या कुछ भी पड़ जाता है। कंघी कर रहे हैं तो उसमें बाल ही पड़ जाता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको ढक के रखना चाहिए, ढक के देना चाहिए। जो भी सब्जियां हम अभी ठंड में बनाते हैं उसमें काफ़ी जल ज़्यादा रहता है उसमें, यानी कि जल्दी से पक जाता है, पानी का मात्रा ज़्यादा रहता है। जैसे कि बैगन हुआ, गोभी हुआ, पत्ता गोभी हुआ। इन सब्जियों को हम अगर गर्मी में बनाते हैं तो काफ़ी ठोस हो जाता है, कड़ा रहता है ये, विशेषकर फूल गोभी और पत्ता गोभी। तो जब हम इनको पकाते हैं स्वाद के लिए, चलो इसे तो बेमौसम की सब्जियां नहीं खाना चाहिए, लेकिन जो शौक के मारा खाते हैं पत्ता गोभी और फूल गोभी, तो ये साधारणतः ऐसे ज़्यादा तेल डालें या ज़्यादा पानी डालें तब भी नहीं पक पाता है। तो हल्का सा इनको सब्जियों के जैसे हम बना रहे हैं तो अच्छी तरह से कढ़ाई में वैसे ही भूंज लें और थोड़ा सा कुकर में पानी डाल के एक सीटी बुला लें तो काफ़ी अच्छी तरीके से गल जाता है और पक जाता है। तो मैं आपको इस नए वर्ष में रसोई का जो टिप्स बताई हूँ, आशा है ये काफ़ी आपको अच्छा लगेगा और आपको काफ़ी आसान हो जाएगा जो मैं टिप्स बताई हूँ आपके लिए। तो इसी प्रकार से मैं आगे भी आपकी ज़िंदगी को आसान करने के लिए इसी प्रकार से टिप्स और जो भी हमारे पास जानकारी है मैं आपको देती रहूँगी। आप देखते रहिए आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।